हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर मैं दिला कर रहूँगा। बस आपको मेरे चैनल से पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। बस आपको विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ाई करिए, आपका मैथ में 70 में 70 मैं दिलाऊँगा, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन आपको बस विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.2 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या दूसरे और प्रश्न संख्या तीसरे के दो पाठ को करेंगे। तीसरे में हमें 5 सवाल दिए गए हैं, मतलब 5 पाठ दिए गए हैं। 5 पाठ में से हम 2 पाठ को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर सवाल लिखा गया है 2x प्लस में 3y इजकल टू में 11 और 2x माइनस का 4y इजकल टू में माइनस का 24 को हल कीजिए। सबसे पहले तो हमें इसमें कह रहा है कि ये दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को पहले हमें हल करना है, मतलब यहाँ तक हमें हल करना है। तो पहले हम यहाँ तक हल करते हैं, उसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चन को पढ़कर हल करेंगे। तो हमें इतना पहले दिया है, मतलब इसको हल करना है समीकरण को, तो पहले हम इसको हल करते हैं। तो हम हल करेंगे, तो कैसे हम हल करेंगे। हम पहला हमारा समीकरण क्या दिया है 2x प्लस में 3y इजकल टू में हमारे पास क्या है 11 है, तो 11 हो गया, कंप्लीट है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 है। और ये जो हमारे पास है दूसरा वाला हमारे पास समीकरण दिया गया है वो क्या है, वह है 2x माइनस का 4y और इजकल टू में हमारे पास क्या है माइनस का 24 है। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। बस हमने क्या किया, इन दोनों समीकरण को उतारा और दोनों समीकरण में से पहले वाले समीकरण को 1 मान लिया और दूसरे वाले समीकरण को समीकरण नंबर 2 मान लिया। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम इसके आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करने के लिए हम सबसे पहले हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि मतलब बता दिया है प्रतिस्थापन विधि से कैसे सवाल को हल करते हैं। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। तो उसी प्रकार x और y का इसमें भी मान निकालेंगे। तो हम किस प्रकार x और y का मान निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं। तो हम समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का 4y है ना, इजकल टू का हम इधर भेज देंगे। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2x इजकल टू में हमारे पास माइनस का 24 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। ये हमारे पास माइनस का 4y है, तो इजकल टू का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी हम इजकल टू को इधर भेज देंगे। तो इधर हमारे पास क्या है गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इजकल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 24 प्लस में हमारे पास 4y और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हमने यहाँ से x का मान हमने केवल अभी तक निकाला है। x का मान कैसे निकाला है, हम क्या करेंगे, किसी भी दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 से निकाला x का मान। तो आप लिख दिया समीकरण नंबर 2 से, और हमारे पास समीकरण नंबर 2 से हमने क्या किया, पहले तो माइनस 4y था, इजकल टू के इधर भेज दिया। तो इजकल टू का हमारे पास इधर आएगा तो माइनस प्लस का 4y हो जाएगा, तो प्लस का 4y हो गया। और इधर क्या बच गया 2x बच गया, तो 2x लिख दिया। और माइनस का 24 था तो 24 लिख दिया। अब हमारे पास 2 हमारे पास इधर गुणा में है, x का गुणांक है, तो गुणा में है तो इजकल टू के इधर भेजा तो हमारे पास भाग में आ गया और हमारे पास x का मान निकल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ पास x का मान निकाल लिए। तब हमने 2 वाले समीकरण से निकाला, समीकरण नंबर 2 से निकाला, तो हम इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x, ये हमारे पास x का मान है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में x
x का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर एक में x का मान रखेंगे तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है 2 और x के जब हमें क्या रखना है, इस x का मान रखना है, तो ये हमारे पास x का मान रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस का 24 और प्लस में हमारे पास है 4y, तो 4y और बट्टा में हमारे पास 2 है तो 2 हो गया। अब फिर से प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और फिर से यहाँ पर हमारे पास 3y है तो हो जाएगा 3y इक्वल टू हमारे पास क्या है 11 है तो 11 हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया माइनस का 24 और प्लस में 4y और इक्वल टू में हमारे पास क्या, सॉरी यहाँ पर 4y और प्लस में 3y है तो यहाँ पर हो गया 3y और इक्वल टू में 11 है तो 11 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 4y और प्लस का 3y तो ये कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, और माइनस का 24 है तो हमने क्या किया इक्वल टू के इधर भेज दिया, इस माइनस 24 को इक्वल टू के इधर भेज दिया तो हमारे पास इक्वल टू के इधर हमारे पास क्या था 11 था तो 11 हो गया, और माइनस का 24 इधर जाएगा तो इधर प्लस में है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 7y इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा 11 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 और 7 के वो भी इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा 35 बटा में हो जाएगा 7, इसको हम काटेंगे तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। तब हम इस y का मान समीकरण नंबर 3, हमारे पास 3 समीकरण है, इन तीनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से हमारे पास x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ से y का मान हम उस समीकरण में रखते हैं जिस समीकरण में हमें x का मान हम निकाले होते हैं, मतलब जो हमारे पास जो हम अपने तरफ से समीकरण, ये समीकरण हम अपने तरफ से बनाए हैं तो हम उसी में y का मान रख देते हैं। क्यों हम y का मान रखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास x बराबर हमारे पास दिया गया है, बस यहाँ पर केवल y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यदि हम इस समीकरण में रखते हैं, यदि y की जगह पर हम इसमें रखते हैं, y का मान हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास फिर से इधर करना पड़ेगा, इस 2 को भी इधर, मतलब थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम इसमें रख देंगे तो जोड़कर या घटाकर या गुणा भाग कुछ भी करके हम x का मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है, वो है x इक्वल टू माइनस का 24, तो 24 और प्लस में 4y है तो y का मान हमारे पास कितना है 5 है तो 5 हो गया, और बट्टा में हमारे पास 2 है तो 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या आता है, x है तो x हो गया, उसके बाद 24 है, माइनस का 24 है तो 24 और इसको हम गुणा कर देंगे, मतलब 5 चौको 20 हो जाएगा, तो 20 हमारे पास देखिए ऐसे हो जाएगा कि हमारे पास माइनस का 24 है तो 24 प्लस में है तो प्लस, और 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 24, माइनस का 24 में से, मतलब माइनस का 24 में से प्लस का 20 घटा देंगे तो माइनस का हमारे पास 4 आ जाएगा, और बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। यह उसको हम काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तब हमारे पास x का मान भी निकल गया, x और y का मान निकल गया। और यहाँ तक हमारे पास जो सॉल्व था सब दोनों समीकरण को हमने केवल सॉल्व कर लिया। क्लियर है यहाँ तक हमको x और y का मान हमने निकाल लिया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हमसे कह रहा है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो, मतलब हमें ये जो हमारे पास ये जो समीकरण दिए गए हैं ना, इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास y का मान भी है, x का मान भी है, 3 है तो 3 हट लिए, तो हम वहाँ से m का मान निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है y इक्वल टू है mx प्लस में 3 है तो 3 हो गया,
3 हो गया। तो अब देखिए y हमारे पास y का मान कितना है, तो 5 है, तो ये हो गया 5 इक्वल टू m का मान हमारे पास कितना है, तो m का मान ज्ञात करना है, तो m हो गया। x का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 2 है, तो 2 हो गया, प्लस में 3 है, तो 3 हो गया। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2m और ये हो जाएगा प्लस का 3। माइनस 2m को इक्वल टू को इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2m हो जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास 3 है, तो 3 हो गया। और प्लस में ये हमारे पास देखिए हमने यहाँ पर कैसे किया, आपको समझ में नहीं आया होगा। हमने क्या किया, माइनस का 2m को इक्वल टू के इधर भेज दिया, तो इधर हमारे पास माइनस का 2m इक्वल टू के इधर जाएगा, तो प्लस में 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा। और इक्वल टू के इधर हमारे पास मतलब इक्वल टू के इधर 3 था, तो 3 हो गया। और ये हमारे पास 5 जो है ना, इक्वल टू का हम इधर भेज देंगे, तो इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो हमारे पास इधर प्लस में है, तो इधर आएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2m है, तो 2m हो जाएगा इक्वल टू 5 माइनस 5 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। इस 2 को भी हम इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और बट्टा में 2, इसको काटेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और ये हमसे m का मान ही ज्ञात करने के लिए कहा था, m का मान हमसे ज्ञात हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बता दीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है सवाल समझने में या कुछ किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आधे घंटे के अंदर रिप्लाई दे दूँगा। और आपको सवाल समझ में आया है तो एक बार कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट कर दीजिए। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरे का पहला नंबर सवाल है और तीसरा में हमें कहा था कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो हमें इन सभी सवाल को मतलब तीसरे के जितने भी सवाल हैं उनको हमें प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व करना है। तो हमारे पास तीसरे का पहला नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें इसे समीकरण बनाना होगा और ये सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको केवल ध्यान से बस आपको देखना है और आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा, आप जिंदगी भर याद रहेगा। तो देखिए हमसे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर, तो हमें इसमें क्या कह रहा है, दो संख्या की कोई बात कर रहा है, मतलब दो संख्या की कोई बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि माना और हमें इसमें दो संख्या की बात कर रहा है तो हमें मालूम नहीं है कि कौन सी दो संख्या है, तो हम मान लेंगे कि माना दो संख्या x और y है। तो यहाँ पर लिख दिया माना दो संख्याएं x तथा y है। मान लेते हैं कि दो संख्या x तथा y है और y मतलब x y से बड़ा है, x y से बड़ा है। मान लेते हैं कोई भी दो संख्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि x का मान 5 है तो y का मान 3 होगा, तो हमारे पास बड़ा लिख दीजिए या इसको बड़ा कर दीजिए अपने तरफ से। मान लीजिए कि कोई भी मैंने x को बड़ा मान लिया, मतलब x जो है वो y से बड़ा है। आप ये ऐसे भी कर सकते हैं y x से बड़ा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। x मतलब y जो है x से बड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पर a मान लिया है कि x जो है y से बड़ा है, यहाँ पर हमने ये मान लिया। क्लियर है यहाँ पर। अब हम इसके आगे क्वेश्चन पढ़ कर हल करेंगे। हमसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्या मतलब इन दोनों का अंतर कितना दे दिया गया है, 26 दे दिया गया है। तो मतलब दो संख्याओं का अंतर मतलब पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। और इन दोनों का अंतर मतलब माइनस होता है, तो इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना दे दिया गया है, तो हमारे पास दे दिया गया है 26 दे दिया गया। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हमने क्या किया, इसमें पहले हमें क्वेश्चन में कहा था दो संख्याओं का अंतर, तो हमें दो संख्या नहीं मालूम थी तो हमने लिख दिया कि माना दो संख्या x तथा y है, x तथा y मान लिया। उसके बाद कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या तो पहली संख्या x थी दूसरी संख्या y थी और इन दोनों का अंतर कितना दे दिया गया है, 26 है, तो 26 हो गया। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, यह हो गया। अब हम इसके आगे क्वेश्चन पढ़कर हल करेंगे। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, मतलब एक संख्या मतलब पहली संख्या क्या है, x है और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, y है। इसके 3 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या
3 गुनी है x से, मतलब 3 गुनी मतलब इस y में हम 3 से गुणा कर देंगे और ये जो हमारे पास आया समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए हमने कैसे किया, कह रहा था कि एक संख्या, तो एक संख्या x दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो 3 इसमें गुणा कर देंगे, मतलब गुनी मतलब गुणा करना होता है, तो 3 इसमें y में गुणा कर दिए तो 3 गुना हो गया y, और ये हम इसको हम मान लिए समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 मिल गए और हमारे पास समीकरण नंबर 2 में x का मान निकल गया है। तब हम क्या करेंगे, इस x का मान है ना, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, वह है x माइनस वाई इक्वल टू में 26 है। तो हमें इसमें x का मान रखना है, मतलब ये जो हमारे पास x है ना, तो x का मान हमारे पास कितना है 3y है, तो इसके जगह हमें रखना है 3y। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और y है तो y हो गया, इक्वल टू में 26 है तो 26 हो गया। देखिए हमने क्या किया, इस x के जगह हमारे पास x का मान क्या था 3y, तो 3y रख दिया, माइनस था तो माइनस रख दिया, y था तो y रख दिया, इक्वल टू में तो इक्वल टू, और 26 था तो 26 रख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए प्लस का 3y माइनस का y है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से 3y में से एक y घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2y बचेगा, और ये हमारे पास 26 है तो ये हो जाएगा 26। इस 2 को हम इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 26 बटा में 2 आ जाएगा। इसको हम जब काटेंगे तो हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 13 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक 2 और 2 तिया 6, तो 13 आ गया। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। अब हमारे पास y का मान 13 आ गया, तो इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, मतलब इन दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास वहाँ से x का मान निकल जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, वह है x इजिकल टू 3y। y का मान हमारे पास कितना है 13 है, तो ये हो जाएगा 13, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 तिया 39 आ जाएगा, तो 39 हो गया। तो x का मान कितना आ गया 39 आ गया, और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा वीडियो को देखिए पीछे कर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट करिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर से बता दीजिए तो मैं नई वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं उस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से आपको समझाऊंगा, अभी भी बेसिक से ही बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जब नहीं समझ में आएगा तो मैं उससे भी थोड़ा और नीचे के लेवल से पढ़ाना आपको स्टार्ट करूँगा। तो अब हम चलते हैं इसके तीसरे के दूसरे नंबर सवाल पर। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास तीसरे का दूसरा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मतलब दो हमें संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, मतलब संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है ये आपको पहले मालूम होना चाहिए, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। तो संपूरक कोण जो होता है ना, वो दो कोणों को, यदि दो कोणों को जोड़ा जाए तो उसका योग जो होगा ना वह 180 डिग्री आ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यदि दो कोणों का योग 180 है तो वह जो कोण होगा वह संपूरक कोण कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको समझ में आ गया होगा कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो हमसे कह रहे हैं कि दो संपूरक कोण, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना, यहाँ पर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो संपूरक कोण x तथा y है।
मान ले रहे हैं कि दो जो समपूरक कोण है वो क्या है, पहला जो समपूरक कोण है वह x, मतलब दो समपूरक कोण x और y है, यह हमने मान लिया है। तो जब दो समपूरक कोण x और y है तो इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमें दो समपूरक कोण का मतलब दो समपूरक कोण होता है तो दो कोणों का योग, तो मान लेते हैं पहला कोण x है दूसरा कोण y है, तो इन दोनों का योग जब करेंगे तो 180 आएगा, 180 आएगा तभी तो वो समपूरक कोण होगा। तो ये हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री, ऐसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब हमसे कह रहा है कि बड़ा कोण, मतलब इन दोनों में से बड़ा कोण मान लेते हैं कि x बड़ा कोण है, मतलब x बड़ा है y से, तो मान लेते हैं कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y से 18 डिग्री अधिक है। हमसे कह रहा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमारे पास क्या है, तो x है, उसके बाद कह रहा है छोटा कोण, तो छोटा कोण हमारे पास क्या है, y है, तो y हो गया, y से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 डिग्री ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री और ये हो जाएगा इक्वल टू, ये जो हमारे पास आया इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे पास इसका x का मान निकल गया है, तो सेम क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 180, तो 180 हो गया, और x का मान हमारे पास कितना है, y प्लस 18 डिग्री, तो ये हो गया 18। तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हम इस x की जगह पर हम ये मान रख देंगे, तो हम रखेंगे x की जगह पर हम ये मान रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 18 डिग्री और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, सॉरी इक्वल टू में नहीं, अब फिर से प्लस है तो प्लस हो गया, y है तो y इक्वल टू में क्या है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। x के जब हमने क्या रख दिया, y प्लस 18 डिग्री, तो y प्लस 18 डिग्री, प्लस था तो प्लस हो गया, y था तो y हो गया, इक्वल टू था तो इक्वल टू 180 डिग्री था तो 180 डिग्री हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए y और y तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब ये हमारे पास 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री को हम इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वल टू के इधर यदि हम भेज दें तो हमारे पास 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री और इस 18 डिग्री हमारे पास प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 180 में से 18 डिग्री हम जब घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y है, तो 2y इक्वल टू 180 डिग्री में से 18 डिग्री हम घटा देंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये मान लेते हैं 20, तो हमारे पास हो जाएगा 60 20 80 मतलब 62 आ जाएगा, मतलब 162 आ जाएगा, 162 डिग्री आ जाएगा, 162 डिग्री आ जाएगा। अब हम इस दो हमारे पास है ना, इस दो को भी इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 162 डिग्री और बट्टा में हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 एकने 2, 2 8 16 और 2 दूना 2 एकने 2 मतलब 81 डिग्री आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 81 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास y का मान निकल गया 81 डिग्री, तब हम इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, वह है x इक्वल टू y का मान कितना है 81 डिग्री, तो एक हो जाएगा 81 डिग्री प्लस में 18 है तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 81 और 18 को ऐड करेंगे तो 99 डिग्री आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 99 डिग्री और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक हमारे पास y का मान मतलब बड़ा कोण जो हमारे पास आया, बड़ा कोण हो हमारे पास वो कितना हो जाएगा 99 डिग्री और हमारे पास जो छोटा कोण होगा वो कितना हो जाएगा
81 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बता दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें और आपका पढ़ाई में भी मन लगे। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।